हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस का सीरीज चल रहा था, तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो 1 to 5 में, या 6 to 8 में आपका साइंस सब्जेक्ट है, या फिर किसी भी पीसीएस एग्जाम का तैयारी करें, एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये सीरीज क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का साइंस का सीरीज ये चलेगा। क्लास 6 में आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं। 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का जो चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक का जो हमारा सफर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको लाइन बाय लाइन करते जाते हैं ताकि कुछ भी न छूटे। तो देखिए, पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेता है। नाम है पहेली और बूझो। देखिए, और प्रथम पुरस्कार पाता है। प्रथम पुरस्कार पाने के बाद वे काफ़ी उत्तेजित हो गए थे, और उत्तेजित होकर उन्होंने प्राप्त हुई जो पुरस्कार राशि उसे प्राप्त हुई, उससे उन्होंने सोचा कि अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया, मतलब वस्त्र खरीदते हैं। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। जब वो कपड़े के दुकान पे गए तो देखे कि तरह तरह के कपड़े हैं, और इसको देखकर वो काफ़ी उलझन में फंस गए। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े वस्त्र जो है वो सूती के होते हैं। आप लोग भी गए होंगे, आप मार्केट देखे होंगे, कुछ वस्त्र क्या होते हैं, सूती के वस्त्र होते हैं, तो कुछ होते हैं संश्लिष्ट, मतलब कि कृत्रिम होते हैं, मतलब मानव के द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ वस्त्र जैसे पॉलिस्टर हो गया, ये क्या है, कृत्रिम है, और सूती आप लोग जानते ही हैं। उसके पास ऊनी मफलर भी था। ऊनी मफलर, अब देखिए कुछ ठंडा में यूज होता है, ऊनी मफलर, शॉल भी था। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ, अब रेशमी साड़ियाँ भी थी, तो देखिए ये रेशम से प्राप्त होता है, रेशम कीट से। तो अलग अलग तरह के वस्त्र के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसका क्या इतिहास है और कौन से संश्लिष्ट से कौन सा बनता है, मतलब कैसे कौन सा बनता है, सारा चीज डिटेल पढ़ेंगे। पहेली और बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया, और वो विभिन्न कपड़ा जो था उसको स्पर्श किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने आसपास विभिन्न प्रकार के वस्त्र को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। अब उनको पता चला कि देखिए हमारे वस्त्र जो है अलग अलग तरह के होते हैं, तो वो लोग भी क्या कि अपने अगल बगल जो है वो देखना प्रारंभ कर दी। उन्होंने देखा कि जो हमारा बेडशीट है, बिस्तर पर बिछाने का चादर, कंबल, पर्दा, मेजपोश, तौलिया, झारन, जो भी डस्टर आता है, ये सभी जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। ठीक है, यहाँ तक कि उसने अपने बस्ते और बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र के बने हैं। उन्होंने सभी वस्त्रों की पहचान की। तो कौन कौन सा वस्त्र मिला उन्हें, सूती मिला, ऊनी मिला, रेशमी, संश्लिष्ट, कृत्रिम के रूप में पहचान की। आप भी इन वस्त्रों में कुछ को पहचान कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान पर भ्रमण के लिए बताया जा रहा है कि कपड़े की कर्तन एकत्र कीजिए और प्रत्येक कर्तन की स्पर्श करके उसको अनुभव कीजिए, और दर्जी की सहायता से उससे पूछकर पता कीजिए कि इसमें से कौन सा सूती है, कौन रेशमी है, ऊनी कौन है। संश्लिष्ट के लेबल लगाने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से कपड़े की कर्तन दिखाया गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम नोट्स क्या बनाए हैं, देखिए वस्त्र, सूती, संश्लिष्ट, रेशम, ये सब क्या है, तरह का एक वस्त्र है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सबका जो है जितना भी चीज़ होता है सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं, चाहे बेडशीट हो, कंबल हो, पर्दा हो, मेजपोश, तौलिया, डस्टर। ठीक है, संश्लिष्ट जो है ये जो है दोस्तों, ये होता है कृत्रिम। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मानव निर्मित होता है, और इसके बारे में नीचे डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। अब देखिए, किसी कपड़ा से अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से कपड़ा से क्या होता है, पतला पतला धागा निकलता है। तो इस जो धागा निकलता है इसको क्या बोलते हैं, तो तागा बोलते हैं। ठीक है, तागा, तागा क्या है, कपड़े से निकला हुआ धागा। तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है, और इसी धागे को एक साथ बुना जाता है और व्यवस्थित किया जाता है कुछ इस तरीके से, तो क्या बन जाता है, वस्त्र बन जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े से कोई तागा या तंतु
खींचा रहा है। ठीक है, तागा दिखाई न दे तो पिन और सुई की सहायता से बोलता है खींचने के लिए। तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर ही क्या मिलता है? वस्त्र। तो वस्त्र कौन चीज से मिलता है? तो जो पतला पतला धागा है या उसी को तागा बोलते हैं, तो उसी को एक साथ व्यवस्थित करने से बनता है। अब अगला पॉइंट जो है वो है तंतु। देखिए छोटा छोटा चीज है लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगा। आप देखिए तंतु क्या है? तंतु तागों को भी पतले लड़ियों में विखंडित किया जा सकता है। तो देखिए जो तागा है, कपड़ा में से जो धागा निकलेगा तो उसको भी अगर आप लोग देखेंगे तो उसको भी कई पतले लड़ियों में विखंडित किया जाए तो उससे भी पतला पतला निकलता है। आप जो धागा लाते हैं, सुई धागा जो सिलने का काम करते हैं, तो उस धागा में से भी देखिए क्या पतला पतला निकलता है। ये पतली लड़ियाँ जो है अत्यधिक पतली लड़ी का बना होता है और इसको तंतु बोलते हैं। मतलब तागा से भी पतला जो लड़ी है जिससे तागा बना होता है तो उसको तंतु बोलते हैं। मतलब कि तंतु आपस में मिल करके तागा बनाता है और तागा फिर आपस में मिल करके क्या बनाता है? वस्त्र बनाता है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो तंतु हो गया सबसे पतला, उससे पतला तागा, और तागा को जब मिलाते हैं तो बनता है क्या? वस्त्र। और वस्त्र हम लोग पहनने का काम करते हैं। इसी में अब हम देखेंगे प्राकृतिक तंतु क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही है तागा, ये देखिए धागा है और धागा में से देखिए कुछ निकला हुआ है, यही दिखाया है। तागा पतली लड़ियों से विखंडित हो जाता है और इसी को क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुई में तागा को पिरोने का प्रयास करते समय, आप लोग भी अगर सुई में धागा या उसी को तागा यहाँ बोल रहा है तो पिरोने का प्रयास करते समय आप देखे होंगे कई बार तागे का सीगा कुछ पतली लड़ियों में अलग अलग हो जाता है। तागे के ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ जो अत्यधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है इसको तंतु बोलते हैं। ठीक है, वस्त्र तागा से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी अनेक तंतु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो तंतु है ये कहाँ से आता है? तो कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। देखिए ऊन भी क्या है? एक तरह का क्या है? तागा है। और ये किससे प्राप्त होता है? तो ऊन प्राप्त होता है किससे? तो देखिए जानवरों से, तो ये जंतु से प्राप्त होने वाला हो गया। और वहीं बात करें सूती कपड़ा, रेशमी, तो रेशम कीट से प्राप्त होता है, तो ये तंतु से प्राप्त होता है। जूट जो है, जूट भी हमको प्राप्त होता है पौधा से, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो देखिए रुई और जूट, जिस जूट को हम लोग पटसन भी बोलते हैं, गांव घर में देखे होंगे पटुआ होता है। ठीक है, तो पादपों से प्राप्त होता है। और याद ध्यान रखेंगे पटसन का, जूट का सबसे अधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु के उदाहरण हैं ऊन और रेशम। ऊन और रेशम है ये जंतु से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो रुई और जूट जो है ये पादप से प्राप्त होते हैं, ध्यान रखेंगे। और रेशम और जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो रेशम और ऊन जो है ये जंतु से प्राप्त होता है। ऊन जो है भेड़ और बकरी से प्राप्त किया जाता है और कर्तिन ऊन से प्राप्त होता है। खरगोश, याक, ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ऊन प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। इसका भी नोट्स हम देखेंगे तो एक एक चीज हम बना दिए हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतु का ही उपयोग होता था। मतलब पहले क्या था? हजारों वर्षों तक केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग वस्त्र बनाने में होता है। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता है 100 वर्षों से, तो क्या हुआ? रासायनिक पदार्थ जिसका स्रोत पादप और जंतु नहीं है, मतलब कुछ रासायनिक पदार्थ से भी वस्त्रों का निर्माण होने लगा। तो रासायनिक पदार्थ से तंतु का निर्माण किया जा रहा है जैसे, और इसी को संश्लिष्ट तंतु बोलते हैं। इसमें आ जाता है पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, तो आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कौन सा संश्लिष्ट रेशा है या संश्लिष्ट तंतु है। तो देखिए पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये तीनों का नाम जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए इस पेज में हमने क्या पढ़ा? तो तागा के बारे में पढ़ा। तागा कपड़े से निकला धागा को होता है और तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनता है। तागे से ही हमको क्या निकलता है? तो तंतु निकलता है। तंतु से तागा बनता है और तागा से वस्त्र बनता है, हमने इस पेज में पढ़ा। उसके बाद प्राकृतिक तंतु क्या होता है तो उसके बारे में भी पढ़े। ठीक है, प्राकृतिक तंतु क्या है? वैसे वस्त्र जो सूती, जूट और रेशमी तथा ऊनी तंतु से प्राप्त होता है।
ऊनी तंतु जो पादप तथा जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूती, जूट, रेशमी, ऊन, ये सब क्या है? पादप प्राकृतिक तंतु है। और प्राकृतिक तंतु कहाँ से प्राप्त होता है पूछा जाए तो पादप से और जंतु से प्राप्त होता है। अब इसमें से कौन सा पादप से और कौन सा जंतु से? तो देखिए, रुई और जूट, जूट जिसको पटसन बोलते हैं, ये पादप से प्राप्त होता है। जूट के बारे में आप लोग को बताया कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन होता है, ध्यान रखेंगे। और बिहार में किशनगंज में से, बिहार में सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन अगर पूछा जाए तो किशनगंज से। उसके बाद है ऊन और रेशम। ऊन और रेशम जंतु से प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाला तंतु है। रेशम कीट के कोकून से, किससे? अब रेशम कीट में भी पूछा जाए कि कौन से भाग से, तो कोकून से प्राप्त होता है। और ऊन की बात करें तो ऊन जो है दोस्तों, भेड़, बकरी, याक, इस ऊंट, इन सब चीज़ों से ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, संश्लिष्ट तंतु भी पढ़े इस पेज में। संश्लिष्ट तंतु क्या होता है? ये रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ये मानव निर्मित है और ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, ठीक है। इसके अंतर्गत आ जाता है पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये 3 प्रकार के वस्त्र जो है वो क्या है? संश्लिष्ट तंतु से बने होते हैं, कृत्रिम होते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, अब अगला पेज में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। अगले पेज में है कुछ पादप तंतु। अब इसी को डिटेल में बताया गया है। पादप तंतु में क्या क्या हो गया? तो पहला हम पढ़ेंगे रुई के बारे में। आपने कभी तेल के लैंपों के जरिए बत्ती बनाई है? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग करते हैं? तो रुई का ही प्रयोग करते हैं बत्तिहर के लिए। गद्दा, रजाई, तकिया, इन सभी जगह पर किसका उपयोग होता है? तो रुई का। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए। इसके किनारों को ध्यान से देखिए तो आपको क्या लगेगा कि छोटी पतली लड़ियाँ जिसे आप देख रहे हैं कपास तंतु से बना होता है। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? तो कपास तंतु। तो रुई जो है कपास तंतु से बने होती है। रुई कहाँ से आती है? तो इसे खेतों में उगाया जाता है। रुई को खेतों में उगाया जाता है और कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ मृदा काली होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काली मिट्टी में। काली मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। काली मिट्टी में किसका उत्पादन होता है? तो कपास में। और गुजरात, महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, काली मिट्टी में। और जलवायु कैसा होना चाहिए? तो उष्ण होना चाहिए। और इसकी खेती, जलवायु पूछा जाए कपास किस जलवायु वाले जगह पे होता है? तो उष्ण में। उष्ण मतलब गर्म होना चाहिए। ठीक है, उष्ण, उष्ण जलवायु। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, उष्ण जलवायु में। कपास की कृषि की जाती है, जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है। कपास पादप के फल, कपास गोलक लगभग नींबू की माप का होता है और पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर उससे खुल जाते हैं। कपास तंतु से ढके बनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के प्रफुल्लों मतलब रोओं से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। देखिए, ये कपास का खेत है और देखिए जब खुल जाता है रुई की तरह तो देखिए इस तरीके से दिखता है कपास का खेत, की मतलब कि बर्फ पड़ा हो। ठीक है, तो आप लोग देख लिए। कपास बौलों से कपास को हस्त चयन द्वारा मतलब हाथ से चुन करके अलग किया जाता है। उसके बाद कपास के बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। यहाँ पर देखिए बैठ के कपास को ओटा जा रहा है। ठीक है, तो इसको कपास ओटना बोलते हैं। ठीक है, पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती है और कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग अब करने लगे हैं लोग। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए कपास के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं जूट। ये देखिए, ये है पटसन का पौधा और इसी से जूट प्राप्त होता है। पटसन तंतु जो पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में किया जाता है। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही किया जाता है, ध्यान रखेंगे। पटसन पादप फसल पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसको पुष्पन अवस्था में काटते हैं। इसके पश्चात पादपों के जो तने हैं उसको कुछ दिन तक जल में डुबा कर रखते हैं और जल में डुबाने के बाद उसके तने गल जाते हैं और पटसन तंतु को हाथ द्वारा पृथक किया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित
कर लिया जाता है। आप लोग भी पहले देखे होंगे कि हमारे यहाँ भी पटसन का खेती होता था बिहार में, और उसको डुबाया जाता था पानी में, फिर उससे संठी बोलते थे हम लोग, अलग किया जाता था। कुछ लोग बच्चे में उसका सिगरेट भी पीते थे, संतू फूक फूक के। तो आप लोग देखे होंगे अगर मिथिला में खासकर। ठीक है, चलिए पादप तंतु की बात कर ले। अब इसी को नोट्स में दूसरे पेज में क्या है उसको हमने नोट्स बना दिया, उसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने रुई को पढ़ा। रुई कपास से प्राप्त होता है, आप लोग पढ़े ही हैं। और कपास की खेती कहाँ होती है? काली मिट्टी में। और जलवायु कैसा होना चाहिए? उष्ण जलवायु में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी और जलवायु उष्ण। कपास के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो उष्ण जलवायु चाहिए। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? काली। इसके फल जिसे कपास गोलक, कपास के फल को कपास गोलक कहते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। कपास से बीजों को कंगतन द्वारा पृथक किया जाता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं ओटना। कपास को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को ओटना बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ें जूट। जूट जिसको पटसन भी बोलते हैं, इसकी सबसे ज़्यादा खेती पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में होता है। और सबसे ज़्यादा तीनों दिया रहे तो पश्चिम बंगाल, आप मार के आना ऑप्शन में। ये पटसन के तने से प्राप्त किया जाता है। वर्षा ऋतु में इसकी खेती होती है। पटसन के तने को कुछ दिनों तक पानी में डुबा कर रखते हैं, तना गल जाता है और पटसन तंतु पृथक हो जाता है। वस्त्र बनाने से पहले तंतु से तागों में परिवर्तित किया जाता है, और वस्त्र बनाने से पहले इसके तंतु को तागे में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला पेज में हम आ जाते हैं। अगले पेज में क्या है? सूती तागों की कताई कैसे की जाती है? रुई से तागा बनाया जाता है। देखिए रुई से तागा कैसे बनाया जाता है। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे से तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। देखिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो रेशों को लगातार ऐंठते रहिए और आप तागा बना सकते हैं। रेशों को तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं और रेशा पास आते जाते हैं, तागा बन जाता है। अब तो मशीन का प्रयोग होता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति जिसको हस्त टकुआ बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आप पहले देखते होंगे कि बुजुर्ग लोग टकुआ चलाते थे, और इसी को टकली भी कहते हैं। और जो गाय माल के लिए जो बांधने वाला रस्सी बनाते थे टकुआ पे बिन बिन के, आप लोग देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति है चरखा। चरखा का प्रयोग देखिए क्या किस लिए किया जाता है? तो कताई में प्रयोग किया जाता है। हाथ से कताई में चरखा का प्रयोग किया जाता है। और हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थी, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने लोगों को हाथ कटे तागों से बुने वस्त्र और खादी को पहनने का वो किया था, प्रोत्साहन किया था। और ब्रिटेन की मिलों पर आयातित जो कपड़े थे उसको बहिष्कार करने के लिए भी प्रोत्साहित किए थे। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में एक संगठन का निर्माण किया था जिसका नाम था खादी और ग्राम उद्योग आयोग। इसको ध्यान रखेंगे कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। ठीक है, और ये देखिए ये चरखा है, इसी चरखे को चलाकर गांधी जी ने हमें आज़ादी दिलाई थी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। बृहद पैमानों पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। बड़े पैमाने पर तागा की जो कटाई किया जाता है मशीन से। फैक्ट्री में अब बनाना है तो मशीन से बना सकते हैं, आपको खुद के लिए बनाना है तो आप इस खुद चरखे का प्रयोग करते थे लोग पहले। कताई के तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब तागे से वस्त्र कैसे बनता है? तागे से वस्त्र बनाने की कई विधि है, दो प्रमुख है। पहला है बुनाई और दूसरा है बन्हाई। बुनाई क्या है? तो वस्त्र तागों के दो सेट जिन्हें एक व्यवस्थित से मिलकर बनते हैं, तागों को दो सेट में। तो देख ही रहे होंगे बुनाई। बुनाई आप लोग देखे होंगे गांव में स्वेटर बिनते हुए महिलाओं को, तो वो भी एक तरह का क्या है? बुनाई ही है। और रुई जो आप देखते हैं वो क्या है? सॉरी, ऊन जो होता है वो तागा है। तो इस पेज में हमने पढ़ा सूती की तागे की कताई। कताई क्या है? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया। रेशा से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई बोलते हैं। हस्त तकुआ कताई में प्रयोग किया जाने वाला एक युक्ति है। और चरखा भी कताई में प्रयोग किया जाता है। चरखा किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कताई के लिए। खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना पूछा जाए कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। याद रखेंगे, ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कताई के बाद तागे का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग इस पेज में। तो इस पेज में देखिए विभिन्न तरह से कपड़े को बिनकर, देखिए यहाँ पर स्वेटर बुनाई वाला दिखाया जा रहा है, हथकरघा दिखाया जा रहा है, कैसे मतलब बुनाई होता था, विशेष प्रकार की बुनाई कैसे किया जाता था। तो ये सब चीज़ आपको दिखाया गया है। यहाँ देखिए कागज़ की पट्टियों से कैसे बुनाई किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया इस पेज में। करघा, तो आपको ध्यान रखना है दो चीज़। एक है करघा। करघा वस्त्रों के बुनाई के लिए करघा का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि करघा का प्रयोग क्या किया जाता है, कटाई के लिए या बुनाई के लिए, तो आपको ध्यान रखना है बुनाई के लिए। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बुनाई के लिए बुनाई को स्वेटर, चटाई, इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, बुना जाता है। तो आप लोग देखे होंगे। उसके बाद वस्त्र सामग्री का इतिहास इसमें बताया गया है कि कैसे वस्त्र सामग्री आया हमारे देश में और कैसे कैसे वस्त्र बनने लगे। तो इसके बारे में भी हम देख लें। तो वस्त्र सामग्री का इतिहास बात करें तो पहले वृक्षों की छाल और वल्लक से लोग क्या करते थे, कपड़े की तरह प्रयोग करते थे। फिर बड़ी बड़ी पत्ती का प्रयोग करने लगे। फिर धीरे धीरे जंतु के चमड़े का प्रयोग होने लगा। उसके बाद चटाई बुनना, ऊन से वस्त्र बुनना, ये सब चीज़ शुरू हुआ। उसके बाद फिर फ्लैक्स, ये एक पादप है जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फिर फ्लैक्स का निर्माण होने लगा। तो ये एक तरह से प्रक्रिया चलती आई और इसी तरीके से हम लोग अब वस्त्र पहनने लगे। प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। फ्लैक्स ये एक पादप है जिसके प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन में मिस्र से वस्त्र बनाने की रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। सबसे पहले मिस्र में वस्त्र बनाने के लिए रुई का खेती किया जाता था और फ्लैक्स का कृषि कहाँ पे, तो नील नदी के क्षेत्र में, मिस्र में, ठीक है। सुई का आविष्कार जब हुआ तब सिलाई करके कपड़े पहनना शुरू किया गया। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कपास गोलक से कैसे बनते हैं, तो कपास गोलक को पहले ओटेंगे, देखे थे ओटने के बाद रेशे के रूप में प्रयोग होगा। फिर उसको कटाई या बुनाई के द्वारा उसके बाद तागा में बनाएंगे, उसको बंधाई करके फिर वस्त्र बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें वस्त्र प्राप्त होता है। तो आज के चैप्टर में इतना ही। मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आप लोग पढ़ते जाइए। अभी बेसिक चल रहा है और 9th-10th का जब साइंस चलेगा तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और अभी वाला भी इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्लियर होता जाएगा। और जो लोग क्लास 6 से लेकर 9 तक पूरा NCERT देख लेंगे तो आपको साइंस में कभी भी किसी भी वनडे एग्जाम हो या फिर कोई भी PCS का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो NCERT पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। आप लोग ज़रूर इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर ले, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।